नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है आस्था पर जोर। जी हां, मोहन सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश हो गया है। इस बजट में सरकार ने धर्म और संस्कृति विभाग के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। कहा जा रहा है कि मोहन सरकार में आस्था नीति निर्माण के केंद्र में है। वहीं महज 3 वर्षों में इस विभाग का बजट लगभग 2 गुना हो जाना सामान्य प्रशासनिक वृद्धि नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे एक व्यापक दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का दावा है कि धार्मिक स्थलों के विकास, आध्यात्मिक पर्यटन के विस्तार और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। हालांकि विपक्ष सत्ता पक्ष के दावों को अलग नजरिए से देख रहा है। कुल मिलाकर आस्था पर जोर ने सियासी शोर बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। बजट में धर्म और संस्कृति पर जोर। बीजेपी की रणनीति आखिर किस ओर? मध्य प्रदेश की सियासत में धर्म और संस्कृति अब से मंच की बात नहीं, बल्कि बजट की प्राथमिकता बन चुकी है। मोहन सरकार के तीसरे बजट में धर्म और संस्कृति विभाग के लिए 2055 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो सरकार के पहले बजट 2024-25 में धर्म संस्कृति से जुड़े मदों में करीब 1081 करोड़ रुपए का प्रावधान था, तो दूसरे बजट यानी 2025-26 में ये बढ़कर 1610 करोड़ रुपए तक पहुंचा और अब तीसरे बजट यानी 2026-27 में ये राशि बढ़कर 2055 करोड़ पर पहुंच गई है। यानी 3 साल में लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक की बढ़ोतरी। यानी इस विभाग का बजट 3 साल में ही दोगुना हो गया। लिहाजा अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ सांस्कृतिक संरक्षण या पर्यटन को बढ़ावा देना है, या फिर इसके पीछे की रणनीति कुछ और ही है। वही संस्कृति और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने भी माना कि ये पहली बार है जब उनके विभाग को इतना बड़ा बजट मिला हो। पर्यटन की दृष्टि से बात करें तो इस बजट में ऐसे तमाम प्रावधान हैं कि जो आने वाले समय में हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में क्रमांक 1 का प्रदेश बनाएंगे। उस दृष्टि से इसमें पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। इसमें संस्कृति और पर्यटन को मिला के 2055 करोड़ रुपए का बजट ये दिया गया है, जो अपने आप में ऐतिहासिक बजट है। इतना प्रावधान पहले कभी नहीं हुआ। सिंहस्थ के लिए भी इस बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। ये जो सिंहस्थ है, आने वाला सिंहस्थ जो है बहुत दिव्य और भव्य होने वाला है। बीजेपी लंबे समय से हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपनी वैचारिक ताकत मानती रही। अब यही झलक बजट दस्तावेजों में भी साफ दिखाई दे रही है। वही बजट की ये बढ़ोतरी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं। सरकार तो पहले से ही महालोक के विस्तार, ओमकारेश्वर लोक परियोजना और धार्मिक पर्यटन कॉरिडोर को प्राथमिकता दे रही है। इसके साथ ही राम वनगमन पथ परियोजना के विस्तार पर उसका फोकस है। तो चित्रकूट और अमरकंटक जैसे आस्था केंद्रों को इस परियोजना से नई पहचान देने की कोशिश की जा रही है। सिंहस्थ के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। हालांकि अब कांग्रेस ने धर्म संस्कृति के बजट में हो रही इस बढ़ोतरी को सियासी चश्मे से देखना शुरू कर दिया है। मैंने कहा कि ये जो भ्रष्टाचार, लीकेजेस, कमीशन, करप्शन जहाँ जहाँ से होगा वहाँ वहाँ इनके पैसे बढ़े हुए हैं। अब आप देखो कि जितना उज्जैन में सिंहस्थ का पैसा जाएगा, वहाँ पे मुख्यमंत्री जी को पता है कैसे करप्शन करना है, कैसे करप्शन हो सकता है, कैसे करप्शन हो रहा है, किन किन ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को काम दिया जा रहा है। ये छुपी हुई बात नहीं है। तो जहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ बजट का किसी न किसी प्रकार का प्रोविजन ज़्यादा है। मोहन सरकार भगवान श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों, विशेषकर उज्जैन और आसपास के धार्मिक स्थानों को भी पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। इधर राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा अब बजट आवंटन में भी नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी सरकार में ही ऐसा हो रहा है। कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में भी धर्म और संस्कृति विभाग का बजट 200 करोड़ से ज्यादा का था, लेकिन इस विभाग में मोहन सरकार का बजट 10 गुना ज्यादा है। कुल मिलाकर 3 बजट में धर्म संस्कृति के लिए लगातार बढ़ता प्रावधान एक वैचारिक संदेश भी माना जा रहा है। इसलिए अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये धार्मिक पर्यटन के जरिए
आर्थिक ताकत बढ़ाने की रणनीति है या फिर सियासत में वैचारिक जमीन मजबूत करने की कोशिश। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, बजट में आस्था पर जोर देने के पीछे क्या मकसद है? दूसरा सवाल, धर्म और संस्कृति विभाग का बजट बढ़ाने से पर्यटन बढ़ेगा या वोट बैंक? तीसरा सवाल, कांग्रेस इस बढ़े हुए बजट को सियासी चश्मे से क्यों देख रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया, कांग्रेस नेता आनंद जैन कासलीवाल और वरिष्ठ पत्रकार राजीव खंडेलवाल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजपाल जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। धर्म और संस्कृति विभाग का बजट बढ़ाने के पीछे पर्यटन बढ़ेगा या आपका वोट बैंक, किसे साधना चाहते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ करने जा रहा है और बड़ी ही एक अच्छा ये सनातनी मेला है विश्व स्तर का, जिसे हर बार करने का अवसर बाबा महाकाल की कृपा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिलता है। इस बार भी मिलेगा 2028 में। तैयारियां चल रही है। इस बजट में भी 13,851 करोड़ का प्रावधान सिंहस्थ के लिए करने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने किया है। अब कांग्रेस के अध्यक्ष जी को भी सुन रहे थे, कह रहे हैं भ्रष्टाचार करने के लिए बढ़ाए ये राशि। हाँ, कि उनको मालूम है। अरे भैया, भ्रष्टाचार की बात पिछले चुनाव में भी, पिछले सिंहस्थ में भी करने का काम कांग्रेस ने किया था। मुझे अच्छे से याद है 2016 के सिंहस्थ में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का काम इसी कांग्रेस पार्टी ने करी था। लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी ने क्लीन चिट भी दे दी थी आपको विधानसभा में। और वो फिर और वही कांग्रेस पार्टी जब वो आरोप सिद्ध नहीं कर सकी तो क्लीन चिट देना पड़ी। तो ऐसी बात करने से क्या मतलब कि जिसके लिए फिर वापस से जो है बेक होना पड़े। पर कांग्रेस हर बार इस प्रकार की बात करके भ्रम फैलाने का काम करती है। वास्तविक में ऐसे धार्मिक आयोजनों के लिए, सनातनी आयोजनों के लिए जब शासन की तरफ से बजट होता है तो कांग्रेस उसका वोट बैंक की राजनीति के तहत स्वागत तो कर नहीं सकती। तो इस प्रकार की भ्रांति फैलाने का काम वो लोग करते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम क्या है? जनता की सेवा करना। तो जनता का जब इतना बड़ा क्राउड पूरे देश विदेश से हमारे मध्य प्रदेश में आएगा, उज्जैन में आई है, तो उनको मूलभूत सुविधाओं से तमाम सारी सुविधाएं देने का काम सरकार का कर्तव्य है कि सड़कें मिले, कनेक्टिविटी मिले, उसके साथ में घाट मिले जहां वो स्नान कर सके, नदी में साफ पानी मिले जिससे आचमन कर सके, महाकाल मंदिर के दर्शन करने जाएंगे तो वहां दर्शन की व्यवस्था अति श्रेष्ठ हो। तो ये सारी व्यवस्था डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम उज्जैन में कर रहे हैं। अब इस बजट के अंदर इन व्यवस्थाओं आपका पूरा फोकस सिंहस्थ के बजट पर रहा। मेरा एक और सवाल था राजपाल जी कि 2000 करोड़ बजट का प्रावधान कर दिया संस्कृति विभाग में धर्म और संस्कृति के लिए। खुद संस्कृति मंत्री कह रहे हैं कि डबल है। अब तक किसी सरकार ने नहीं किया। कमलनाथ की सरकार में 200 करोड़ के लगभग था, 3 साल में डबल हुआ है। देखिए, हमारी सरकार ने निश्चित तौर पर, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, हमारे संकल्प पत्र में भी ये बात थी कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे राष्ट्र की जो धरोहर है, हमारा जो इतिहास है, उसको विकृत करके जो बताया गया उसको सुधारने का काम राष्ट्रवाद भी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी, इन दोनों की तरफ हम काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर संस्कृति के लिए संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से और इस प्रकार से बजट बढ़ाकर हमारी संस्कृति को, हमारी मान्यताओं को, हमारी परंपराओं को हम जनता के बीच में लेके जाने का काम करेंगे। और उसका लाभ ये मिलने वाला है कि जो विकृत तरीके से चित्रण किया गया है उसको सही करने का काम भी हमारी सरकार का है, हमारा है। दुर्भाग्य है कि लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें रही पर कभी भी इस दिशा में कांग्रेस ने काम नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात की अनुकूलता दे रही है कि धर्म संस्कृति का भी जो विकृत स्वरूप प्रस्तुत किया गया है वो सुसंस्कृत तरीके से उसको प्रस्तुत करने का काम हो।
हमारे जो गुलामी के प्रतीक है उनको मिटाने का काम हो, तो ये सब करने के लिए बजट की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो तो सांस्कृतिक पुनर्निर्माण और सिंगस का बजट क्यों उसको सियासी चश्मे से देखा जा रहा है? आनंद जी, वो कह रहे हैं आप सिर्फ भ्रम फैलाते हैं, पहले आरोप लगाते हैं फिर क्लीन चिट दे देते हैं मजबूरी में। पिछली बार भी सिंगस में आपने आरोप लगाए थे। सियासी चश्मे से इसलिए देखना पड़ रहा है ब्रजेश जी कि इस प्रदेश में 46% जो इकोनॉमी आती है वो किसानों से आती है, और उनके लिए जो बजट का प्रोविजन किया गया है वो 58,000 करोड़ का किया गया है। ठीक है। उसके बाद जो महिलाओं से 1,27,00,000 महिलाएं हैं, उनके लिए 22,000 करोड़ का बजट दिया गया है। तो जो मेन फोकस किसानों पे करने चाहिए वो बजट आप आपके धार्मिक और संस्कृति के नाम पे दे रहे हैं। और अभी तो 2026-27 से 27-28 है, तो क्या आप 6,000 करोड़ तक ले जाएंगे? तो जो पीडब्ल्यूडी को रोडों के लिए पैसा मिलता है, कनेक्टिविटी के लिए पैसा मिलता है, एमटीबी को बिजलियों के लिए पैसा मिलता है, वो बजट का क्या करेंगे? तो सारा पैसा क्या वो जो बचेगा उसका क्या करेंगे? ये एक जो जीतू पटवारी जी ने बताया है कि ये संशय पैदा करता है कि बाकी विभागों का जो रेगुलर बजट है उस पर भी तो काम चल रहा है ना सरकार का, पर सरकार सिर्फ भ्रमित कर रही है धर्म और राजनीति के नाम पे, क्योंकि ऑलरेडी सरकार के ऊपर बजट का जो प्रोविजन है 4,21,000 करोड़ का, उससे ज्यादा का कर्जा है। अब पब्लिक को आप कैसे मार्केटिंग करेंगे अपनी सरकार की? तो आपको संस्कृति से आपत्ति नहीं? नहीं, 1,60,000 प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं, जबकि वर्तमान में 43,000 का कर्जा है प्रति प्रदेश के लोगों पे। तो ये कैसा आर्थिक सर्वे है, ये मेरे समझ में नहीं आता। आप धर्म संस्कृति का खूब कीजिए, पर तो आपका धर्म संस्कृति का विरोध कर रहे हैं क्या आप? बजट वहां ज्यादा मिलने पर, वहां कम मिलने पर? अरे मैंने आपको कारण बताया सर कि आप बजट यहाँ पे कम कर रहे हैं, ये भी तो धर्म है। मानव को संभालना, मानव की सेवा करना, प्रदेश की जनता को राहत देना, ये भी तो धर्म में ही आता है। तो आप यहाँ पे धर्म में कटौती कर रहे हैं और वहां बढ़ा रहे हैं। हाँ, अभी आवश्यकता नहीं है 2,000 करोड़, अभी 2,000 करोड़ 26-27 में, फिर 28 में देंगे। तो आप क्या सिंहस्थ को 6,000 करोड़ खर्च करेंगे और बाकी जो बजट बचेगा उसका क्या करेंगे? तो ये संशय खुद ही इनके आंकड़े ही पैदा कर रहे हैं। तो राजपाल जी, आपके आंकड़े ही बता रहे हैं कि आपको नागरिकता प्राथमिकता नहीं है, आपकी नागरिक प्राथमिक नहीं है, आपके धर्म प्राथमिक है। देखिए, कांग्रेस दो भ्रम फैला रही है। पहला भ्रम तो इस बजट में शुरू दिन से ये फैला रहे हैं, बजट नहीं आया उसके पहले से, ये कर्ज 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 की बात हो रही है। तो FRBM एक्ट के अंतर्गत कर्ज का प्रावधान है, हमने किसी भी प्रकार से उस प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है। उस प्रावधान के अंदर रहकर ही हमने कर्ज का काम लेने का काम किया है। अब उस कर्ज की वजह से आप देखेंगे कि अभूतपूर्व पूंजीगत व्यय की व्यवस्था होने का काम हुआ है। अगर प्रदेश के अंदर तेजी से उद्योगों का, नए उद्योगों का आना होता है, बेहतर कनेक्टिविटी होती है, रोजगार के अवसर मिलते हैं और तमाम तरीके से जो असेट खड़े करने वाले अगर काम होते हैं, तो मैं समझता हूं कि उस कर्ज का मिसयूज नहीं है बल्कि सदुपयोग है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, या तमाम वो सारी योजनाएं जिनसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के माध्यम से हितग्राही तक पैसा सीधा पहुंचने का काम होता है, उससे जो है स्पेंडिंग पावर बढ़ने का काम होता है। मैं समझता हूं कि उससे ठीक है राजपाल जी, मैं आऊंगा आपके पास दूसरे दौर में आऊंगा। इस पर लंबी चर्चा हो चुकी है, सुबह से चल रही है। लेकिन राजीव जी, बजट में आस्था पर जोर दिया गया है, धार्मिक बात करें, धर्म संस्कृति की बात करें या संघर्ष की बात करें, इसके पीछे क्या मकसद है? राजनीतिक पुनर्जागरण जो कह रहे हैं राजपाल जी, या राजनीतिक ध्रुवीकरण जिसकी तरफ संकेत कर रहे हैं आनंद जी? ब्रजेश जी और समस्त को पैनलिस्ट को मैं नमस्कार करता हूं। सर्वप्रथम देखिए, जनता के प्रति आस्थावान सरकार का यदि आस्था के प्रति जोर है तो आस्था क्यों होना चाहिए? सबसे पहली बात, यह पेपरलेस बजट है पचवे सरकार का पहला, जिसमें कोई टैक्स नहीं लगाया गया। और जो आपने आस्था की बात कही है, आप उसमें एक आंकड़ा भूल गए हैं, जो कुंभ के सिंहस्थ के लिए 13,851 करोड़ रुपए सरकार ने यह व्यवस्था की है। तो आस्था तो डबल आस्था है।
इसको और कोई भी सरकार होती है, उसका जो बजट होता है वो उसकी नीतियों को दर्शक करती है। यदि मध्य प्रदेश सरकार इस बजट के द्वारा अपनी प्रायोरिटी को इंगित कर रही है तो इसमें ऐतराज किस बात का होना चाहिए? लेकिन धार्मिक कॉरिडोर से क्या बेरोजगारी की समस्या समाधान हो जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से आनंद जी मैं कह रहे आ रहा हैं हूं। क्या उससे नागरिकों का जो अधिकार है वो प्रथम नहीं है आपके मैं लिए, प्राथमिकता उस नहीं है? बात पे आ ही रहा हूं ब्रजेश जी। इसी सरकार ने जो प्रधानमंत्री की आवास योजना है उसमें 6,850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और दूसरी तरफ सीएस पे 13,51 करोड़ रुपए। तो यह क्वेश्चन आपको विपक्ष को देता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। विकसित भारत जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, उस विकसित भारत में यदि उसको बनाना है तो एक नागरिक को आवास देना आवश्यक है, लेकिन सरकार की जो प्रायोरिटीज हैं वो तय करने का अधिकार है और सरकार को रेवेन्यू को भी आवश्यकता है। सरकार इस समय धार्मिक पर्यटन को जोड़ दे रही है। आस्था के साथ साथ इसमें एक प्रश्न और जुड़ा हुआ है जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देता है, जो सरकार की रेवेन्यू में कहने के कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इसलिए आप उसको एकदम से साइडलाइन नहीं कर सकते। यह बात जरूर है कि सरकार को इस दूसरी योजनाएं जो है उसके साथ उसमें बैलेंस बनाने की, संतुलन बनाने की आवश्यकता थी, जो संतुलन कहीं ना कहीं वो संतुलन बनते हुए नहीं दिख रहा है। तो संतुलन बनते हुए तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आनंद जी धार्मिक पर्यटन से वो कह रहे हैं जिस तरह से अर्थव्यवस्था भी तो मजबूत हो रही है, ये पक्ष तो आप कम से कम स्वीकार करेंगे? तो जो फंड जो बच रहा है उसका क्या करेगी सरकार? 3 साल में जो डब्ल्यूडी पे रोड बनाने का जो बजट पास होता है, टोल बनाने पे सब ठेकेदारों को रोडों के लिए ठेकेदारों को अपने टोल आवंटित किए हैं, वो पैसे का क्या करेगी सरकार? और सेंट्रल से अलग पैसा रहेगा। आप बताइए ना, ये कितना पैसा धार्मिक आस्था के नाम पे कितना खर्च करेंगे? इसकी कोई सीमा, इसका कोई प्लानिंग सरकार ने दिया है क्या? नहीं दिया है। सिर्फ आपने बजट का प्रोविजन कर दिया, आप आपके हिसाब से खर्च करेंगे। अब उसका किस तरह से करेंगे ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बता सकती है। मैं तो सक्षम नहीं हूँ इतना बड़ा बजट जो रोडों पे, अच्छा धार्मिक आस्था के नाम पे आप रोडों की कनेक्टिविटी पे खर्चा करेंगे, अच्छे स्वच्छ पानी की व्यवस्था करेंगे, तो ये तो पहले से सरकार कर रही है। तो आप कितना बजट उसमें एक्स्ट्रा खर्च करेंगे ये तो बताएं। तो ये सब चीजें उनकी कार्य प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह लगाता है, जैसा जीतू पटवारी जी ने कहा। ठीक है, राजपाल जी वो कह रहे हैं आपकी कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, और जो शुक्ला जी खंडेलवाल जी ने भी कहा कि संतुलन नहीं दिख रहा है, एक तरफ आप भारी भरकम, दूसरी तरफ आप कम। नहीं, देखिए पूरा संतुलित बजट है, ये सर्वस्पर्शी बजट है। अगर आप अनुमति देंगे तो मैं अलग अलग पार्ट को भी छू के आपको बता सकता हूँ। अभी उन्होंने आवास का विषय छेड़ा था, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 900 करोड़ रुपए का प्रावधान ग्रामीण के लिए और 600 करोड़ का प्रावधान शहर के लिए करने का काम किया। नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए भी हमने जो है 21,760 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का काम किया है। जो हमारी जी राम जी योजना है, उस योजना के लिए भी 10,428 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का काम किया है, जो राज्य का अंश रहने वाला है। वन के लिए, खेल के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सभी के लिए हमने अलग अलग प्रावधान करने का काम। लेकिन आंकड़ों में तो फिर सिंगल्स वाला भारी पड़ रहा है ना, संस्कृति और धर्म वाला भारी पड़ रहा है, यही तो वो कह रहे हैं आनंद जी। 70 लाख केसीसी, 70 लाख किसानों को केसीसी, और उस केसीसी के लिए हमने प्रावधान करने का काम किया 19,000 करोड़ रुपए का। तो ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ एक जगह कहीं प्रावधान कर दिया और बाकी जगह नहीं किया है, हमने हर जगह ये प्रावधान किया है। और एक भी नया टैक्स लगाने का काम मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। टैक्स लगाने की किसी भी गुंजाइश प्रकार नहीं बची ना। का कोई टैक्स नहीं लगाया। हमने रेवेन्यू जनरेट करने का बात कही है। स्कूल शिक्षा के लिए हमने बजट में प्रावधान किया है। पर कैपिटल इनकम, लेकिन राजपाल जी वो जो सवाल उठा रहे हैं कि बाकी की तुलना में इधर ज्यादा है ना, जोर इधर ज्यादा है आपका। स्कूल की बात कर लीजिए, आप किसानों की बात कीजिए, जहां 70%, 75% आबादी किसानों की है, वहां आप 1 लाख लोगों को सोलर पंप देंगे। 1 लाख सोलर पंप देने का हमने जो है पहला चरण है शुरू किया है। कोई भी योजना जब शुरू होती है तो उसकी तरफ रुझान एकदम से नहीं हो जाता है।
अभी जो बिजली के कनेक्शन से किसान पंप चला रहे हैं उनको सोलर की तरफ कन्वर्ट करना ये अपने आप में टास्क है। जब होने लगेगा धीरे धीरे तो बढ़ता चला जाएगा। अभी ज्यादा करते और फिर बाद में रोलिंग बजट के तहत उसको चेंज करना पड़े तो वो भी ये तो शुरुआत है आनंद जी। अरे जो किसानों की जो अर्थव्यवस्था जिससे प्रदेश चलता है उनको अगर एमआरपी या एमएसपी बढ़ा देते तो शायद ज्यादा लोगों का फायदा होता। आप उसमें से कट करके आप धर्म के नाम पे उसको बजट यूज कर रहे हैं। युवाओं के लिए ऐसा गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। आनंद जी गलत तथ्य बता रहे हैं कि उसमें से काट के दिया है, वहां भी बड़ा है। एसीसी वाला 19,000 करोड़ हुआ है जो पिछले साल 14,000 करोड़ था। आपके बजट से कर्ज ज्यादा है। आप देखिए बजट से कर्ज ज्यादा है। जैसे जैसे बजट का आकार बढ़ रहा है कैसे होगी उसी हिसाब से अलग अलग योजनाओं में भी बजट का आकार बढ़ने का काम हो रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि यह जो बजट है आज प्रस्तुत हुआ है ये बजट निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए एक ब्लूप्रिंट है। चल रहे हैं इनको बोली मेरे को बोलने दें। जी आनंद जी। युवाओं के लिए इन्होंने बोला कि लगभग 39 नए औद्योगिक लगाएंगे जिसमें 3 लाख लोगों युवाओं को रोजगार देंगे। तो क्या 3 लाख लोगों को रोजगार देने से प्रदेश चल जाएगा, खुशहाल हो जाएगा? 1,27,00,000 महिलाओं को 1,500 रुपए महीने देने से प्रदेश सुचारू हो जाएगा? किसानों के बजट में आपने दिया है उनको एमएसपी के भाव आप दे नहीं पा रहे आपके कमिटमेंट के हिसाब से। जो 3 पहलू है जो प्रदेश चलाते हैं अलग अलग प्रावधान किए ना, जैसे 15,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, उद्योग लगेंगे, मेरा ये कहना है कि पर्यटन से रोजगार आएगा। तो पिछले 25 साल से सरकार क्या कर रही थी? अभी भी लगा रहे हैं, कर रहे हैं। 3 लाख लोगों को रोजगार। भैया ये तो जीवन पर्यंत चलने वाले काम, वोट बैंक की तो राजनीति है। ये वोट पर्यंत चलने वाले काम है कि आप कर्जा लेते जाओ, चलने वाले काम है, ये डे टू डे चलने वाले काम है आपका। ये कैसा बजट है आपका? आपका कोई इकोनॉमिस्ट ही नहीं है पूरे मंत्रिमंडल में जो उसको फोकस कर सके फिगर्स को। आपके आर्थिक सर्वेक्षण में बजट से ज्यादा कर्जा बता रहे हैं आप। 1,60,000 की इनकम बता रहे, 43,000 का प्रति व्यक्ति कर्जा है। तो राजपाल जी मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, मैं आंकड़े समझता हूँ। तो ये आंकड़ों को तो कम से कम आप दुरुस्त करके बजट लाते हैं ताकि जनता जस्टिफाई होती। आप धर्म के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं या धार्मिक पर्यटन के नाम पे कर रहे हैं, ये कितना गुमराह कर रहे हैं जनता को। पैसा तो देश की जनता का ही है, प्रदेश का ही है। आप हमसे छीन के बाद पर्यटन में लगा रहे हैं। जरूरत तो अभी आज लोगों को पैसा देश की है, महिलाओं को आज जरूरत है, किसानों को आज की पाकिस्तान के लोग आएंगे। आप अगर उसके बाद बोलेंगे 2028 करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे तो ठीक है, अब जवाब ले लीजिए, समय नहीं है आनंद जी। आनंद जी जवाब ले लीजिए, नहीं समय नहीं है। देश की जनता का पैसा है तो देश के बातें करेंगे। स्नान करने देश के लोग ही आएंगे, विदेश के लोग नहीं आएंगे। कांग्रेस के लोग आएंगे नहाने के लिए वहाँ पे। कितने करोड़ लोग आते हैं? कितने करोड़ लोग आएंगे? कोई अनुमान के लोग नहीं आएंगे। अगर देश कितने करोड़ लोग आएंगे? देश के अरे आप बताइए ना, 6,000 करोड़ में कितने लोग स्नान करेंगे? राजपाल जी अगर आपको के ऊपर लगाया जा रहा है तो कांग्रेस के पेट 6,000 करोड़ में क्यों उठ रही है? ये कांग्रेस इस प्रकार की बात करके तुष्टिकरण की बात कर रही है सिर्फ और सिर्फ। ये तो अनुमान रहता है ना कि कितने लोग आएंगे। हमने महाकुंभ में भी देखा है कितने लोग आए। तो ये बता, अरे अनुमान तो बताइए 6,000 करोड़ रुपए में कितने लोग स्नान करेंगे और 6,000 करोड़ में कितने लोगों का 6,000 करोड़ नहीं, अभी हमने जो दिया है वो 13,851 करोड़ रुपए दिए हैं। 13,851 की अपन बात करें, ये 6,000 का आंकड़ा कहां से ले आए? आप भ्रम फैला रहे हो, झूठ बोल रहे हो। कहां से ले आए? 6,000 का आंकड़ा उठा गया। हमने 13,851 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है भाई साहब, और 13,851 का अभी है सियासत प्रावधान में। अभी आपने 2,000 करोड़ का बोला है सर, 2,851 देंगे आपने बोला है। 2,851 करोड़ 2,000 करोड़ रुपए हम देंगे। वो तो धन संस्कृति की बात थी, 13,000 करोड़ से अधिक का सिंगस के लिए। लेकिन माफी चाहता हूं मैं राजपाल जी, आनंद जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर बजट में आस्था पर जोर दिया गया, और जोर क्यों ना दिया जाए, क्योंकि ये संकल्प पत्र में था, बीजेपी के एजेंडे में था। लेकिन अब इसको कांग्रेस सियासी चश्मे से देखे तो उसका भी फर्ज बनता है। लेकिन
यदि आप धर्म पर, आस्था पर खर्च कर रहे हैं तो ये भी होना चाहिए कि अस्पतालों पर भी खर्च हो, शिक्षा पर भी खर्च हो। यदि स्कूल हैं तो वहाँ शिक्षक भी होने चाहिए। मरीज अस्पताल पहुँच रहे हैं तो वो ये पूछे कि डॉक्टर भी होने चाहिए। तो सरकार समग्र तरफ देखे तब जाकर कहीं बजट के एक तरह से दिखेगा कि संतुलित है। लेकिन क्या सरकार का सिर्फ जोर आस्था पर है, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।